कामिल। वसीम ने इमामा को दूर ही से लॉन में बैठे देख लिया। वो कानों पर हेडफोन लगाए वॉकमैन पर कुछ सुन रही थी। वसीम दबे कदमों उसकी पुश्त की जानिब से उसके अक़ब में गया और उसके पास जाकर उसने यकदम इमामा के कानों से हेडफोन के तार खींच लिए। इमामा ने बल्क रफ्तारी से वॉकमैन का स्टॉप का बटन दबा दिया था। क्या सुना जा रहा है यहाँ अकेले बैठे? वसीम ने बुलंद आवाज में कहते हुए हेडफोन को अपने कानों में ठोंस लिया, मगर तब तक इमामा कैसेट बंद कर चुकी थी। कुर्सी से उठकर खड़े होकर उसने हेडफोन को अपनी तरफ खींचते हुए वसीम से कहा, बदतमीजी की भी कोई हद होती है वसीम, बिहेव योरसेल्फ। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। वसीम ने हेडफोन के सिरों को नहीं छोड़ा। इमामा के गुस्से का उस पर कोई असर नहीं हुआ था। मैं सुनना चाहता हूँ कि तुम क्या सुन रही थी, इसमें बदतमीजी वाली क्या बात है? कैसेट कौन करो? इमामा ने कुछ झुंझलाते हुए हेडफोन को वॉकमैन से अलग कर दिया। मैं तुम्हारे सुनने के लिए वॉकमैन लेकर यहाँ नहीं बैठी, दफा हो जाओ ये हेडफोन लेकर। वो एक बार फिर अपनी कुर्सी पर बैठ गई। उसने वॉकमैन को बड़ी मजबूती के साथ अपने हाथों में जकड़ा हुआ था। वसीम को लगा जैसे वो कुछ घबराई हुई है, मगर वो घबराएगी क्यों? वसीम ने सोचा और इस ख्याल को जहन से झटकते हुए सामने वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गया। हेडफोन को उसने मेज पर रख दिया। ये लो, अपना गुस्सा खत्म करो, वापस कर रहा हूँ मैं, तुम सुनो जो भी सुन रही हो। उसने बड़े सुलह जोयाना अंदाज में हाथ उठाते हुए कहा, नहीं, अब मुझे नहीं सुनना कुछ, तुम हेडफोन अपने पास रखो। इमामा ने हेडफोन की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। वैसे तुम सुन क्या रही थी? क्या सुना जा सकता है? इमामा ने उसी अंदाज में कहा, गजलें सुन रही होगी। वसीम ने ख्याल जाहिर किया, तुम्हें पता है वसीम, तुम में बहुत सारी आदतें बूढ़ी औरतों वाली हैं। मसलन बाल की खाल उतारना और दूसरों की जासूसी करते फिरना और शर्मिंदा भी ना होना। और तुम्हें पता है कि तुम आहिस्ता आहिस्ता कितनी खुदगर्ज होती जा रही। वसीम ने तुर्की ब तुर्की जवाब देते हुए कहा। इमामा ने इसकी बात पर बुरा नहीं माना। अच्छा, तुम्हें पता चल गया कि मैं खुदगर्ज हूँ? इस बार उसने मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि तुम जितने बेवकूफ़ हो, मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि ये नतीजा खस कर लोगे। तुम अगर मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश कर रही हो तो मत करो, मैं शर्मिंदा नहीं होऊंगा। वसीम ने ढिठाई का मुजाहरा करते हुए कहा, फिर भी ऐसे कामों की कोशिश तो हर एक पर फर्ज होती है। आज तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा ही नहीं चल रही? वसीम ने उसे गौर से देखते हुए कहा, हो सकता है नहीं, ऐसा ही है। चलो अच्छा है, वो चुप शाह का रोजा तोड़ दिया तुमने, जो इस्लामाबाद आने पर तुम रख लेती हो। इमामा ने गौर से वसीम को देखा। कौन सा चुप शाह का रोजा? तुम जब से लाहौर गई हो खासी बदल गई हो। मुझ पर स्टडीज का बहुत बोझ होता है। सब पर होता है इमामा, मगर कोई भी स्टडीज को इतना सर पर सवार नहीं करता। वसीम ने उसकी बात काटते हुए कहा, छोड़ो इस फजूल बहस को, ये बताओ तुम आजकल क्या कर रहे हो? ऐश? वो उसी तरह कुर्सी झुलाता रहा। तो ये तुम पूरा साल ही करते हो? आजकल की खास मसरूफियात का पूछ रही हो? आजकल तो बस दोस्तों के साथ फिर रहा हूँ। तुम्हें पता होना चाहिए कि पेपर्स के बाद मेरी मसरूफियात क्या होती हैं। सब कुछ भूलती जा रही हो तुम। वसीम ने अफसोस भरी नजरों से कहा, मैंने इस उम्मीद में ये सवाल किया था कि शायद इस साल तुम में कोई बेहतरी आ जाएगी, मगर नहीं, मैंने बेकार सवाल किया। इमामा ने उसके तबसरे के जवाब में कहा, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं तुमसे 1 साल बड़ा हूँ, तुम नहीं, इसलिए अब अपनी मलामती तकरीर खत्म करो। वसीम ने उसे कुछ जताते हुए कहा, इस साथ वाले लड़के से ताल्लुकात का क्या हाल है? इमामा को अचानक याद आया, चूचू से? बस कुछ अजीब से ही ताल्लुकात हैं। वसीम ने कंधे उचकाते हुए कहा, बड़ा अजीब सा बंदा है। मूड अच्छा है तो दूसरे को 7वें आसमान पर बिठा देगा, मूड खराब है तो सीधा गटर में पहुंचा देगा। तुम्हारे ज्यादातर दोस्त इसी तरह के हैं। इमामा ने मुस्कुराते हुए कहा, कुंद हम जिन्स बाहम जिन्स परवास। नहीं, खैर ऐसी भी कोई बात नहीं है। कम से कम मेरी आदतें और हरकतें चूचू जैसी तो नहीं है। वो तो बाहर जाने वाला था ना? इमामा को अचानक याद आया, हाँ जाना तो था, मगर पता नहीं, मेरा ख्याल है उसके पेरेंट्स नहीं भिजवा रहे। हुलिया बड़ा अजीब सा होता है उसका। मुझे बाज दफा लगता है कि पैसों के किसी कबीले से किसी न किसी तरह उसका ताल्लुक होगा या आइंदा हो जाएगा। तुमने देखा है उसे? कल मैं बाहर आ रही थी तो देखा था, वो भी उसी वक्त बाहर निकल रहा था। कोई लड़की भी थी साथ। लड़की? जीन्स वगैरह पहनी हुई थी उसने। जीन्स वगैरह पहनी हुई थी उसने? वसीम ने अचानक दिलचस्पी लेते हुए कहा, हाँ, मशरूम कट बालों वाली, फेयर सी। अरसा? वसीम चुटकी बजाते हुए मुस्कुराया, उसकी गर्लफ्रेंड है। पिछली दफा तो तुम किसी और का नाम ले रहे थे। इमामा ने उसको घूरा, पिछली दफा कब? वसीम सोच में पड़ गया। 7-8 माह पहले शायद तुमसे उसकी गर्लफ्रेंड की बात हुई थी। हाँ, तब शीबा थी, अब पता नहीं वो कहाँ है। इस बार तो गाड़ी के पिछले शीशों पर उसने अपने मोबाइल का नंबर भी पेंट करवाया हुआ था। इमामा एक मोबाइल नंबर दोहराते हुए हंसी, तुम्हें याद है? वसीम भी हंसा। मैंने जिंदगी में पहली बार इतना बड़ा मोबाइल नंबर कहीं लिखा देखा था, और वो भी गाड़ी के शीशे पर, उसके नाम के साथ। याद तो होना ही था। इमामा फिर हंसी।
मैं तो खुद सोच रहा हूँ अपनी गाड़ी के शीशे पर मोबाइल नंबर लिखवाने का। वसीम ने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, कौन से मोबाइल का? वो जो तुमने अभी खरीदा भी नहीं। इमामा ने वसीम का मजाक उड़ाया। मैं खरीद रहा हूँ इस्मा, बाबा से जूते खाने के लिए तैयार रहना। अगर तुमने मोबाइल के नंबर को गाड़ी के शीशे पर लिखवाया, सबसे पहला फोन उन्हीं का आएगा। बस इसीलिए हर बार रुक जाता हूँ। वसीम ने एक ठंडी सांस भरते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए अच्छा ही है। बाबा से हड्डियां तोड़वाने से बेहतर है कि बंदा अपने जज्बात पर कुछ काबू रखे। और तुम्हारे लिए तो खतरात वैसे भी ज्यादा है। समिया को पता चला ना अगर इस किस्म के मोबाइल फोन का, तो वसीम ने उसकी बात काट दी। तो क्या करेगी? मैं उससे नहीं डरता। मैं जानती हूँ तुम मुझसे डरते नहीं हो, मगर 6 भाइयों की इकलौती बहन से मंगनी करने से पहले तुम्हें तमाम नफा नुकसान पर गौर कर लेना चाहिए था, जिसका सामना तुम्हें किसी ऐसी वैसी हरकत के बाद हो सकता है। इमामा ने एक बार फिर उसकी मंगेतर का हवाला देते हुए उसका मजाक उड़ाया। अब क्या किया जा सकता है, बस मेरे मुकद्दर में था ये सब कुछ। वसीम ने एक मसनूई आह भरते हुए कहा, मुझे कभी भी मोबाइल फोन नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि ये मेरे काम नहीं आ सकेगा। कम से कम जहाँ तक गर्लफ्रेंड की तलाश का सवाल है, वो एक बार फिर कुर्सी झुलाने लगा। देर से ही सही, मगर बात तुम्हारी समझ में आ ही गई। इमामा ने हाथ बढ़ाकर मेज से हेडफोन उठाते हुए कहा, वैसे तुम सुन क्या रही थी? वसीम को उसे हेडफोन उठाते देखकर फिर याद आया। वैसे ही कुछ खास नहीं था। इमामा ने उठते हुए जैसे उसे टाला। आप लाहौर जा रहे हैं तो वापसी पर इमामा के हॉस्टल चले जाएं। ये कुछ कपड़े हैं उसके, दर्जी से लेकर आई हूँ, आप उसे दे आए। सलमा ने हाशिम से कहा, भाई मैं बड़ा मसरूफ रहूंगा लाहौर में, कहाँ आता जाता फिरूंगा उसके हॉस्टल। हाशिम को कदर तामिल हुआ, आप ड्राइवर को साथ ले जा रहे हैं, खुद नहीं जा सकते तो उसे भिजवा दीजिएगा, वो दे आएगा ये पैकेट। सीजन खत्म हो रहा है, फिर ये कपड़े इसी तरह पड़े रहेंगे, उसका तो पता नहीं अब कब आए। सलमा ने लंबी चौड़ी वजाहत की। अच्छा ठीक है, मैं ले जाता हूँ, फुर्सत मिली तो खुद दे आऊंगा, वरना ड्राइवर के हाथ भिजवा दूंगा। हाशिम रजामंद हो गए। लाहौर में उन्होंने खासा मसरूफ दिन गुजारा। शाम 5 बजे के करीब उन्हें कुछ फुर्सत मिली और तब उन्हें उस पैकेट का भी ख्याल आ गया। ड्राइवर को पैकेट ले जाने को कहने के बजाय वो खुद इमामा के हॉस्टल चले आए। उसके एडमिशन के बाद आज पहली बार वो वहां आए थे। गेट कीपर के हाथ उन्होंने इमामा के लिए पैगाम भिजवाया और खुद इंतजार करने लगे। उनका ख्याल था कि वो जल्द ही आ जाएगी, मगर ऐसा ना हुआ। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, वो अब कुछ बेजार होने लगे। इससे पहले कि वो अंदर दोबारा पैगाम भिजवाते, उन्हें गेट कीपर एक लड़की के साथ आता दिखाई दिया। कुछ करीब आने पर उन्होंने उस लड़की को पहचान लिया। वो जवेरिया थी, इमामा की बचपन की दोस्त। उसका ताल्लुक भी इस्लामाबाद ही से था। अस्सलाम वालेकुम अंकल, जवेरिया ने पास आकर कहा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, मैं ये इमामा के कुछ कपड़े देने आया था। लाहौर आ रहा था तो उसकी अम्मी ने यह पैकेट दे दिया। अब यहाँ बैठे मुझे घंटा हो गया है, मगर उन्होंने उसे बुलाया नहीं। हाशिम के लहजे में शिकवा था। अंकल, इमामा मार्केट गई है कुछ दोस्तों के साथ, आप ये पैकेट मुझे दे दें, मैं खुद उसे दे दूंगी। ठीक है, तुम रख लो। हाशिम ने वो पैकेट जवेरिया की तरफ बढ़ा दिया। रस्मी अलैक सलैक के बाद वापस मुड़ गए। जवेरिया भी पैकेट पकड़कर हॉस्टल की तरफ चली गई, मगर अब उसके चेहरे पर मौजूद मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। कोई भी उस वक्त उसके चेहरे पर परेशानी को वाज़ेह तौर पर भांप सकता था। हॉस्टल के अंदर आते ही वार्डन से उसका सामना हो गया, जो सामने ही खड़ी थी। जवेरिया के चेहरे पर एक बार फिर मुस्कुराहट आ गई। बात हुई तुम्हारी उसके वालिद से? वार्डन ने उसे देखते ही उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा। जी बात हुई, परेशानी वाला कोई मसला नहीं है, वो इस्लामाबाद में अपने घर पर ही है। उसके वालिद ये पैकेट लेकर आए थे। मेरे घर वालों ने मेरे कुछ कपड़े भिजवाए हैं। अंकल लाहौर आ रहे थे तो इमामा ने कहा कि वो ले जाएं। अंकल ने गलती से यहाँ आकर मेरा नाम लेने के बजाय इमामा का नाम ले लिया। जवेरिया ने एक ही सांस में कई झूठ रवानी से बोले। वार्डन ने सुकून का सांस लिया। खुदा का शुक्र है, वरना मैं तो परेशानी हो गई थी कि मुझे तो वो वीकेंड पर घर जाने का कहकर गई है, तो फिर वो कहाँ है? वार्डन ने मुड़ते हुए कहा। जवेरिया पैकेट पकड़े अपने कमरे की तरफ चली आई। राबिया उसे देखते ही तीर की तरह उसकी तरफ आई। क्या हुआ, इस्लामाबाद में ही है वो? नहीं, जवेरिया ने मायूसी से सर हिलाया। माय गॉड! राबिया ने बेयकीनी से अपने दोनों हाथ क्रॉस करके सीने पर रखे। तो फिर कहाँ गई वो? मुझे क्या पता, मुझसे तो उसने यही कहा था कि घर जा रही हूँ, मगर वो घर नहीं गई। आखिर गई कहाँ है? इमामा ऐसी तो नहीं है? जवेरिया ने पैकेट बिस्तर पर फेंकते हुए कहा। वार्डन से क्या कहा तुमने? राबिया ने तशवीश भरे अंदाज से पूछा। क्या कहा? झूठ बोला है, और क्या कह सकती हूँ? ये बता देती कि वो इस्लामाबाद में नहीं है तो हॉस्टल में अभी हंगामा शुरू हो जाता। वो तो पुलिस बुलवा लेती। जवेरिया ने नाखून काटते हुए कहा। और अंकल को, उनको क्या बताया है? राबिया ने पूछा। उनसे भी झूठ बोला है, यही कहा है कि वो मार्केट गई है, मगर अब होगा क्या?
राबिया ने परेशानी के आलम में कहा, मुझे तो ये फिक्र हो रही है कि अगर वो वापस ना आई तो मैं बुरी तरह पकड़ी जाऊंगी। सब यही समझेंगे कि मुझे उसके प्रोग्राम का पता था, इसलिए मैंने वार्डन और उसके घर वालों से सब कुछ छुपाया। जवेरिया की परेशानी बढ़ती जा रही थी, कहीं इमामा को कोई हादसा ना पेश आ गया हो, वरना वो ऐसी लड़की तो नहीं है कि इस तरह राबिया को अचानक एक खदशे ने सताया। मगर अब हम क्या करें, हम तो किसी से इस सारे मामले को डिस्कस भी नहीं कर सकते। जवेरिया ने नाखून कुतरते हुए कहा, ज़ैनब से बात करें। राबिया ने कहा, वो गॉड सेक राबिया, कभी तो अकल से काम लिया करो, उससे क्या बात करेंगे हम। जवेरिया ने झुंझला कर कहा, तो फिर इंतजार करते हैं, हो सकता है वो आज रात तक या कल तक आ जाए। अगर आ गई तो फिर कोई मसला नहीं रहेगा, और अगर ना आई तो फिर हम वार्डन को सब कुछ सच सच बता देंगे। राबिया ने संजीदगी से सारे मसले पर गौर करते हुए तय किया। जवेरिया ने उसे देखा मगर उसके मशवरे पर कुछ कहा नहीं। परेशानी उसके चेहरे से छलक रही थी। जवेरिया और राबिया रात भर सो नहीं सकी। वो मुकम्मल तौर पर खौफ की गिरफ्त में थी। अगर वो ना आई तो क्या होगा, ये सवाल उनके सामने बार बार भयानक शक्लें बदल बदल कर आ रहा था। उन्हें अपना कैरियर डूबता हुआ नजर आ रहा था। उन्हें अंदाजा था कि उनके घर वाले ऐसे मामले पर कैसा रद्द-ए-अमल जाहिर करेंगे। वो उन्हें बुरी तरह मलामत करते, उन्हें इमामा के वालिद को सब कुछ साफ साफ न बताने पर तनकीद का निशाना बनाते, और फिर वार्डन से सारे मामले को छुपाने पर और भी नाराज होते। उन्हें अंदाजा नहीं था कि हकीकत सामने आने पर खुद हाशिम मुबीन और उनकी फैमिली का रद्द-ए-अमल क्या होगा। वो इस सारे मामले में इन दोनों के रोल को किस तरह देखेंगे। हॉस्टल में लड़कियां उनके बारे में किस तरह की बातें करेंगी, और फिर अगर ये सारा मामला पुलिस केस बन गया तो पुलिस उनकी पर्दापोशी को क्या समझेगी। वो अंदाजा कर सकती थी, और इसीलिए बार बार उनके रोंगटे खड़े हो रहे थे। मगर सवाल ये पैदा होता है कि वो गई कहाँ और क्यों। वो दोनों उसके पिछले रवैयों का तज्जिया करने की कोशिश कर रही थी। किस तरह पिछले 1 साल से वो बिल्कुल बदल गई थी। उसने उनके साथ घूमना फिरना बंद कर दिया था। वो उलझी उलझी रहने लगी थी। पढ़ाई में उसका इन्हिमाक भी कम हो गया था, और उसकी कम गोई। और वो जो एक बार हमारे शॉपिंग के लिए जाने पर पीछे से गायब थी, तब भी वो यकीनन वहीं गई होगी जहां वो अब गई है। और हमने किस तरह बेवकूफ़ों की तरह उस पर एतबार कर लिया। राबिया को पिछली बातें याद आ रही थी, मगर इमामा ऐसी नहीं थी। मैं तो उसे बचपन से जानती हूँ, वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। जवेरिया को अब भी उस पर कोई शक नहीं हो रहा था। ऐसा होने में कोई देर थोड़ी लगती है, बस इंसान का किरदार कमजोर होना चाहिए। राबिया बदगुमानी की इंतहा पर पहुंची हुई थी। राबिया उसकी मर्जी से उसकी मंगनी हुई थी। वो और असजद एक दूसरे को पसंद करते थे, फिर वो इस तरह की हरकत कैसे कर सकती है। जवेरिया ने उसका दिफा करने की कोशिश की। फिर तुम बताओ कि वो कहाँ है। मैंने तो मक्खी बनाकर उसे किसी दीवार के साथ नहीं चिपकाया है। उसके बाबा उससे मिलने यहाँ आए हैं और वो अपने घर से आए हैं, तो जाहिर है वो घर पर नहीं गई, और हमसे वो यही कहकर गई है कि वो घर जा रही है। राबिया ने बेचारगी से कहा, ऐसा भी तो हो सकता है कि उसे कोई हादसा पेश आ गया हो सकता है वो इसीलिए घर ना पहुंच सकी हो। वो हर बार यहाँ से फोन करके इस्लामाबाद अपने घर वालों को अपने आने की इत्तला देती थी, ताकि उसका भाई उसे कोस्टर के स्टैंड से पिक कर ले। अगर इस बार भी उसने इत्तला दी थी तो फिर उसके वहां ना पहुंचने पर वो लोग इत्मीनान से वहां ना बैठे होते, वो यहाँ हॉस्टल में फोन करते। और उसके वालिद के अंदाज से तो ऐसा महसूस हुआ है जैसे उसका इस वीकेंड पर इस्लामाबाद का कोई प्रोग्राम नहीं था। राबिया ने उसके कयास को मुकम्मल तौर पर रद्द करते हुए कहा, हाँ, वो कभी भी 1 माह में 2 बार इस्लामाबाद नहीं जाती थी, मगर इस बार तो वो दूसरे ही हफ्ते इस्लामाबाद जा रही थी। और उसने वार्डन से खास तौर पर यह कहकर इजाजत ली थी, कोई ना कोई बात जरूर है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ जरूर गलत है। जवेरिया को फिर खदशात सताने लगे। उसके साथ साथ हम भी बुरी तरह डूबेंगे। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई जो हमने सब कुछ इस तरह कवर अप किया। हमें साफ साफ बात करनी चाहिए थी उसके वालिद से कि वो यहाँ नहीं है, फिर वो जो चाहे करते, ये उनका मसला होता। कम से कम हम तो इस तरह ना फंसते जिस तरह अब फंस गए हैं। राबिया मुसलसल बड़बड़ा रही थी। खैर, अब क्या हो सकता है, सुबह तक इंतजार करते हैं। अगर वो कल भी नहीं आई तो फिर वार्डन को सब कुछ बता देंगे। जवेरिया ने कमरे के चक्कर लगाते हुए कहा। वो रात इन दोनों ने उसी तरह बातें करते जागते हुए गुजार ली। अगले दिन वो दोनों कॉलेज नहीं गई। इस हालत में कॉलेज जाने का कोई फायदा भी नहीं होता। इमामा वीकेंड पर हफ्ते को वापसी पर 9 बजे के करीब आ जाया करती थी, मगर वो उस दिन नहीं आई। उनके आसाब जवाब देने लगे। 2:30 बजे के करीब वो फक रंगत और कांपते हाथों के साथ अपने कमरे से वार्डन के कमरे में जाने के लिए निकल आई। उनके जहन में वो जुमले गर्दिश कर रहे थे जो उन्हें वार्डन से कहने थे। वो वार्डन के कमरे से अभी कुछ दूर ही थी जब उन्होंने इमामा को बड़े इत्मीनान के साथ अंदर आते देखा।
उसका बैग उसके कांधों पर था और फोल्डर हाथों में। वो यकीनन सीधे कॉलेज से आ रही थी। जवेरिया और राबिया को यूं लगा जैसे उनके पैरों के नीचे से निकलती हुई जमीन एकदम थम गई थी। उनकी रुकी सांस एक बार फिर चलने लगी थी। कल के अखबारात में मुतवक्के वो हेडलाइन जो भूत बनकर उनके गिर्द नाच रही थी एकदम गायब हो गई और उनकी जगह उस गुस्से और इश्तियाल ने ले ली थी जो उन्हें इमामा की शक्ल देखकर आ रहा था। वो उन्हें देख चुकी थी और अब उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर बड़ी खुशगवार सी मुस्कुराहट थी। तुम दोनों आज कॉलेज क्यों नहीं आए? सलाम दुआ के बाद उसने उनसे पूछा। तुम्हारी मुसीबतों से छुटकारा मिलेगा तो हम कहीं आने जाने का सोच सकेंगे। राबिया ने तुंद तेज लहजे में उससे कहा। इमामा के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। क्या हुआ राबिया, इस तरह गुस्से में क्यों हो? इमामा ने कदर तशवीश से पूछा। तुम जरा अंदर कमरे में आओ, फिर तुम्हें बताती हूँ कि मैं गुस्से में क्यों हूँ। राबिया ने उसे बाजू से पकड़ लिया और तकरीबन खींचते हुए कमरे में ले आई। जवेरिया कुछ कहे बगैर उन दोनों के पीछे आ गई। इमामा हक्का बक्का थी। राबिया और जवेरिया के रवैये को समझ नहीं पा रही थी। कमरे में दाखिल होते ही राबिया ने दरवाजा बंद कर लिया। कहाँ से आ रही हो तुम? राबिया ने मुड़कर इंतहाई तल्ख और दश्त लहजे में उससे पूछा। इस्लामाबाद से। और कहाँ से? इमामा ने अपना बैग नीचे जमीन पर रख दिया। उसके जवाब ने राबिया को कुछ और मुश्तइल किया। शर्म करो इमामा, इस तरह हमें धोखा देकर हमारी आंखों में धूल झोंक कर आखिर तुम साबित क्या करना चाहती हो कि हम नफर हैं, इडियट हैं, पागल हैं? भाई हम हैं, हम मानते हैं। ना होते तो यूं तुम पर अंधा एतबार ना किया होता, तुमसे इतना बड़ा धोखा ना खाया होता। राबिया ने कहा। मुझे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही। कैसा धोखा? क्या ये बेहतर नहीं कि तुम आराम से मुझे अपनी बात समझाओ? इमामा ने बेचारगी से कहा। तुम वीकेंड कहाँ गुजार कर आई हो? जवेरिया ने पहली बार गुफ्तगू में मदाखलत की। तुम्हें बता चुकी हूँ इस्लामाबाद में, वहां से आज सीधा कॉलेज आई हूँ और अब कॉलेज से। राबिया ने उसे बात मुकम्मल करने नहीं दी। बकवास बंद करो, ये झूठ अब नहीं चल सकता। तुम इस्लामाबाद नहीं गई थी, ये तुम कैसे कह सकती हो? इस बार इमामा ने कदरे बुलंद आवाज में कहा। क्योंकि तुम्हारे फादर यहाँ आए थे कल। इमामा का रंग उड़ गया, वो कुछ बोल नहीं सकी। अब क्यों मुंह बंद हो गया है? अब भी कहो इस्लामाबाद से आ रही हो। राबिया ने तंज लहजे में कहा। बाबा यहाँ आए थे, इमामा ने अटकते हुए कहा। हाँ आए थे, तुम्हारे कुछ कपड़े देने के लिए। जवेरिया ने कहा। उन्हें यह पता चल गया कि मैं हॉस्टल में नहीं हूँ। मैंने झूठ बोल दिया कि तुम हॉस्टल से किसी काम से बाहर गई हो। वो कपड़े देकर चले गए, जवेरिया ने कहा। इमामा ने बेख्तियार इत्मीनान का सांस लिया। यानी उन्हें कुछ पता नहीं चला। उसने बिस्तर पर बैठकर अपने जूते के स्ट्रैप्स खोलते हुए कहा। नहीं, उन्हें कुछ नहीं पता चला। तुम मुंह उठाकर अगले हफ्ते फिर कहीं रवाना हो जाना। माइंड यू इमामा, मैं वार्डन से अब इस सिलसिले में बात करने वाली हूँ। तुम्हारी वजह से खासी परेशानी उठा चुके हैं, मजीद उठाने के लिए तैयार नहीं है। बेहतर है तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारी इन हरकतों के बारे में पता चल जाए। राबिया ने दो टोक अंदाज में उससे कहा। इमामा ने सर उठाकर उसे देखा। कौन सी हरकतों के बारे में? मैंने क्या किया है? क्या किया है? हॉस्टल से इस तरह 2 दिन के लिए घर का कहकर गायब हो जाना तुम्हारे नजदीक कोई बड़ी बात नहीं है। इमामा जवाब देने के बजाय दूसरे जूते के भी स्ट्रैप्स खोलने लगी। मुझे वार्डन के पास चले ही जाना चाहिए। राबिया ने गुस्से के आलम में दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। जवेरिया ने आगे बढ़कर उसे रोका। वार्डन से बात कर लेंगे, पहले इससे तो बात कर लें। तुम जल्दबाजी मत करो। मगर इस ढीठ का इत्मीनान देखो, मजाल जर्रा बराबर शर्मिंदगी भी उसके चेहरे पर झलक रही हो। राबिया ने गुस्से में इमामा की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं तुम दोनों को सब कुछ बता दूंगी, इतना गुस्से में आने की जरूरत नहीं है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया और ना ही किसी गलत जगह पर गई, और हाँ भागी भी नहीं। इमामा ने जूतों की कैद से अपने पैरों को आजाद करते हुए कदरे धीमे लहजे में कहा। फिर तुम कहाँ गई थी इस बार? जवेरिया ने पूछा। अपने एक दोस्त के यहाँ। कौन सी दोस्त है? इस तरह झूठ बोल कर क्यों? मैं तुम लोगों के सवालों से बचना चाहती थी, और घर वालों को बताती या उनसे इजाजत लेने की कोशिश करती तो वो कभी इजाजत ना देते। किसके यहाँ गई थी और किस लिए? जवेरिया ने इस बार कदरे तजस्सुस आमेज अंदाज में पूछा। मैंने कहा ना, मैं बता दूंगी, कुछ वक्त दो मुझे। इमामा ने उसकी बात के जवाब में कहा। कोई वक्त नहीं दे सकते तुम्हें वक्त है ताकि तुम एक बार फिर गायब हो जाओ, और इस बार वापस ही ना हो। राबिया ने इस बार भी नाराजगी से कहा, मगर पहले की निस्बत इस बार उसका लहजा धीमा था। तुम्हें तो इस बात का भी एहसास नहीं हुआ कि तुमने हमारी पोजीशन कितनी ऑकवर्ड बना दी थी। अगर तुम्हारे इस तरह गायब होने का पता चल जाता तो हमारी कितनी बेइज्जती होती। इसका एहसास था तुम्हें? राबिया ने उसी अंदाज में कहा। मुझे ये तवक्को नहीं थी कि बाबा इस तरह अचानक यहाँ आ जाएंगे, इसलिए मैं ये भी नहीं सोच सकती कि तुम लोगों को किस नाजुक सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है, वरना मैं इस तरह कभी ना करती।
इमामा ने माजत खाहान अंदाज में कहा। तुम कम अज कम हम पर एतबार करके हमें बताकर जा सकती थी। जवेरिया ने कहा, मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूंगी। इमामा ने कहा, कम अज कम मैं तुम्हारे किसी वादे किसी बात पर एतबार नहीं कर सकती। राबिया ने दो टोक अंदाज में कहा, मुझे अपनी पोजीशन क्लियर करने दो राबिया, तुम मुझे गलत समझ रही हो। इमामा ने इस बार कदरे कमजोर अंदाज में कहा, तुमको एहसास है कि तुम्हारी वजह से हमारा कैरियर, हमारी जिंदगी किस तरह दांव पर लग गई थी। ये दोस्ती होती है, इसे दोस्ती कहते हैं। ठीक है, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। इमामा ने जैसे हथियार डालते हुए कहा, जब तक तुम ये नहीं बताओगी कि तुम कहाँ गायब थी, मैं तुम्हारी कोई माजत कबूल नहीं करूंगी। राबिया ने दो टोक अंदाज में कहा। इमामा कुछ देर उसे देखती रही, फिर उसने कहा, मैं सबीहा के घर चली गई थी। जवेरिया और राबिया ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। कौन? इन दोनों ने तकरीबन बैक वक्त पूछा। तुम लोग जानती हो उसे? इमामा ने कहा, वो 4th ईयर की सबीहा। जवेरिया ने बेख्तियार पूछा। इमामा ने सर हिलाया। मगर उसके घर किस लिए गई थी तुम? दोस्ती है उससे मेरी। इमामा ने कहा, कैसी दोस्ती? 4 दिन की सलाम दुआ है तुम्हारे साथ उसकी, और मेरा ख्याल है तुम तो उसे अच्छी तरह जानती भी नहीं, फिर उसके घर रहने के लिए क्यों चल पड़ी? जवेरिया ने एतराज करते हुए कहा, वो भी इस तरह झूठ बोलकर? कम अज कम उसके घर जाकर रहने के लिए तुम्हें हमसे या अपने घर वालों से झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी। राबिया ने उसी लहजे में कहा, तुम उसे कॉल करके पूछ लो कि मैं उसके घर पर थी या नहीं। इमामा ने कहा, चलो ये मान लिया कि तुम उसके घर पर थी, मगर क्यों थी? जवेरिया ने पूछा। इमामा खामोश रही। फिर कुछ देर बाद उसने कहा, मुझे उसकी मदद की जरूरत थी। उन दोनों ने हैरान होकर देखा। किस सिलसिले में? इमामा ने सर उठाया और पलकें झपकाए बगैर देखती रही। जवेरिया ने कुछ बेचैनी महसूस की। किस सिलसिले में? तुम अच्छी तरह जानती हो। इमामा ने कदरे मध्यम अंदाज में कहा। मैं? जवेरिया ने कुछ गड़बड़ाकर राबिया को देखा, जो बड़ी संजीदगी से उसे देख रही थी। हाँ, तुम तो अच्छी तरह जानती हो। तुम पहेलियां मत बुझवाओ, सीधी और साफ बात करो। जवेरिया ने कदरे सख्त लहजे में कहा। इमामा सर उठाकर खामोशी से उसे देखने लगी। फिर कुछ देर बाद शिकस्त खोर्दा अंदाज में उसने सर झुका दिया।